पोल्ट्री इंडिया और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026। चौंकाने वाली बात है कि फर्स्ट पोल्ट्री कॉन्क्लेव ऑफ उत्तर प्रदेश के इस मंच पर पशुपालन दुग्ध पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, कई विभागों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री, थोड़ा सा हमसे भी रिश्ता है कि कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग में हम आपको कष्ट देंगे। मेरे मित्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी के यहाँ जिनकी पत्नी कलेक्टर रही हैं, उनके पति मेरे यहाँ आगरा में कलेक्टर रहे। श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, श्री देवेंद्र कुमार पांडे जी, उदय सिंह जी, रायबरेली से आंध्रा जाते जाते ये वैश्य से व्यास हो गए। वैश्य ठाकुरों का वैश्य ठाकुर बाहुल है रायबरेली। श्री रामपाल ढांडा जी, पी के शुक्ला साहब, महपाल सिंह जी डायरेक्टर साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, श्री अनीस अंसारी जी, केंद्र और राज्य के सभी अधिकारी और पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े हुए पोल्ट्री फार्मर्स, साइंटिस्ट, वाइस चांसलर्स, डीन्स, फैकल्टीज, उद्यमी, एक्सपोर्टर्स, फार्मेसी से जुड़े हुए लोग, देवियों एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मेरा सौभाग्य कि किसानों की आय को दुगना करने वाले एक सोपान के बहुत ही महत्वपूर्ण पोल्ट्री कॉन्क्लेव में मुझे आने का मौका मिला। वक्ताओं के द्वारा इसकी अपार संभावनाओं से भी अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। मैं स्वयं दोषी हूँ। 17 से 19 इस विभाग का मैं मंत्री था। अगर मैंने पहली कर दी होती तो आज दूसरी या तीसरी या चौथी हो चुकी होती, तो मैं स्वयं अपने को दोषी मानता हूँ। उसका भूल सुधार करने का प्रयास किया है कि जब भी पोल्ट्री वाले कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी देश में जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अटेंड करूँ। बैठेंगे, 4 बातें होंगी तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता पॉलिटिकल भी उत्तर प्रदेश से जाता है। बड़ा सूबा है। हमें अपनी जिम्मेदारी हर विभाग में महसूस करनी चाहिए। आंध्रा तेलंगाना से जनसंख्या और भौगोलिक रूप से हम कई गुना हैं। हम 8 हरियाणा हैं, वहाँ 10 एमपी हैं, हम 80 एमपी हैं, और यहाँ का कोई एमपी 20 लाख से कम का नहीं है। वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, वोटर बता रहा हूँ। तो हम सीधे सीधे लगभग 8 हरियाणा हैं। क्या हम पोल्ट्री में 8 गुने हैं? क्या हम अन्य क्षेत्र में स्पोर्ट्स में 8 गुने हैं क्या? हरियाणा माने आगरा अलीगढ़ मंडल, आगरा एटा फिरोजाबाद, हाथरस मथुरा, अलीगढ़ मैनपुरी, एजुगल टू हरियाणा। अब हम मेडल्स में बात करें तो कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड कप या एशियाड या उनके आगे हम लोग नहीं हैं। थोड़ा स्वभाव बदलना होगा।
उत्तर प्रदेश में ये बात बहुत है कि हम फलानी जात के हैं, फलाने के लड़के हैं, हम मुर्गी पालेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम मछली पालेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ तक तो गनीमत है, हम सुअर पालेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ जातियों के अनुसार जानवर भी पेटेंट हैं। निषाद समाज के हिस्से में मछली आ रही है तो भेड़ केवल हमारे हिस्से में आ रही है, बकरी हमारे हिस्से में आ रही है, गाय भैंस जरूर अब कॉमन हो गई है कि सब लोग पाल रहे हैं। सुअर एक जाति विशेष तक सीमित है या 2 जातियों तक सीमित है। बैकयार्ड हमारा 18% है, बाकी कॉमर्शियल है। और जैसा मुकेश जी बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ। एक धर्म विशेष के लोग और एक जाति विशेष के लोग ही बैकयार्ड पोल्ट्री में। आप समझ रहे होंगे कि जाति विशेष में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, धर्म विशेष में मुस्लिम समाज के लोग, बाकी नहीं पाल रहे हैं। उसको तो कुछ एडिशनल भी नहीं खिलाना है और उसके लिए मार्केटिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि गांव में ही दावत जिस दिन होगी वहीं पर ख़रीद लेंगे। 4 लड़के मिलेंगे और एक खरीद के काट लेंगे और अपना एंजॉय कर लेंगे। इसलिए बैकयार्ड की अपार संभावनाएं हैं और जिसमें कोई एडिशनल फूड भी नहीं खिलाना है। भगवान ने मुर्गी को एक नेचर दिया है कि वो सोच चलाती रहती है अपनी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करती रहती है कुछ ना कुछ, और तमाम वेस्टेज इतना है कि उनको एडिशनल कुछ नहीं खिलाना है। हमारे जो लेयर में तो सब कुछ बाहर से खिलाना है, बैकयार्ड में मुझे लगता है कि नहीं खिलाना। एक पॉलिसी थी पहले कुछ चूजे वूजे देने की भारत सरकार की, शायद इस समय वो बंद है। अब वहाँ के चूजे कहाँ से आते थे? उत्तर प्रदेश में आते थे, आते आंध्रा से थे, 100% आंध्रा से। उत्तर प्रदेश में मछली भी लगभग वहीं से आ रही है और फार्मलिन लगी हुई आ रही है। सबको पता है, ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, कि ये चौथे दिन आ रही है, चौथे दिन चल के आ पाती है, फार्मलिन लगी हुई भी आ रही है। तो कंज्यूमर के मामले में तो हम 24 करोड़ लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात आजकल हर बिजनेस में ये है कि खपत कहाँ होगी और दूसरा इस प्रोडक्ट का प्रचार कैसे हो। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ सबको पता चल गया। जो कट्टर वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, वो भी ये जानते हैं कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। और कट्टर वेजिटेरियन को भी ये पता है कि एग इज़ गुड फॉर हेल्थ। और अब तो सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लोग इसका उपयोग करें अथवा ना करें। और एक प्रचार में तो कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहिए कि अंडे खाएं या मछली खाएं। ये तो लोग, अब उत्पादन पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम सहज सुलभ उपलब्ध करा सकें। कुछ ट्रेडिशनल जातियां हैं जो दिन में 12 बजे होटल में घुसती हैं या बाज़ार से मुर्गी को हाथ में पकड़ के घर लाते हैं। उनको ट्रेडिशनल दिनेश जी उस समाज से आते हैं। जो नहीं खाने वाले हैं वो रात में 12 बजे घुसते हैं होटल में, दाएं बाएं देखते हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉन वेजिटेरियन की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये तो चिंता ही नहीं करनी है कि खपत कहाँ होगी। और उत्तर प्रदेश को तो कोई चिंता इसलिए नहीं करनी है कि हम अपने राज्य में बाहर से आने वाले को कम करते करते एक दिन आत्मनिर्भर हो जाएं। तो मेरा सपना ये है कि उत्तर प्रदेश मछली के मामले में और अंडे के मामले में जिस दिन आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश का आंकड़ा उस दिन अपने आप सुधर जाएगा। उत्तर प्रदेश किसी भी मानक में अगर कम होता है तो देश का आंकड़ा औसत कम हो जाता है। और उत्तर प्रदेश जिस मामले में नंबर 1 पे आ जाता है, देश अपने आप बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये सब हम लोग मिलकर इसके लिए करेंगे। धर्मपाल जी ने आश्वस्त किया है, बस एक पॉइंट उनसे छूट गया है। कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, सेफ्टी की बात की है, आमंत्रण दिया है। और एक जो खतरा हमेशा होता था, सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा, स्थायी सरकार भी आ गई है। इसलिए अब आप ये 30-40 साल बाद स्थायी सरकार आई है।
तो जिस सरकार में आप भूमि पूजन करेंगे उसी की सरकार में आपका उद्घाटन होगा फैक्ट्री का। वो भी उन्होंने कहा है कि कोई एक अंडा नहीं उठा पाएगा आपका, वो नहीं कर पाएगा। पहले आदमियों का अपहरण होते थे, अब मैं वादा करता हूँ मुर्गी का भी अपहरण इस सरकार में कोई नहीं कर सकता। और गुंडा टैक्स भी नहीं लगेगा कि लाला आज हमारे यहाँ दामाद आए हैं, मुर्गी एक भेज दो या मुर्गा भेज दो, ये भी अब नहीं हो पाएगा। तो सारा वातावरण अनुकूल है। कानून व्यवस्था का मैं कह सकता हूँ कि ये स्वर्ण युग चल रहा है। तो स्थायी सरकार होने पर, रिपीट होने पर थोड़ा आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आपका धंधा, व्यापार, कारोबार ठीक से चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और दिखाया है कि किसानों की आय दुगनी करने की, इस सेक्टर के बिना हो ही नहीं सकती। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, आजकल एमएसएमई से भी जा रहा है, लेकिन पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन के बिना तो देहात की इनकम कभी डबल हो ही नहीं सकती। मात्र खेती से अगर इनकम दुगनी हो रही होती तो ये अरबपतियों का देश होता। हम सभी लोग खेती कर रहे हैं। हमारे इस सेक्टर में एक दो खतरे हैं केवल, पशुपालन में या मुर्गी पालन में एक दो खतरे हैं, लेकिन खेती के खतरे तो 50 हैं। ज़्यादा वर्षा में बच पाए, कम वर्षा में हो पाए, ओले से, पाले से, धुंध से, कोहरे से, आग से, नीलगाय से, आवारा गायों से, बेमौसम बरसात से बच पाएगी, तब खलिहान से घर तक या इनकी मंडी तक, दिनेश जी की मंडी तक फसल जा पाएगी। हमारे पोल्ट्री में इन्फ्लुएंजा ये एक है, और मुझे लगता है कि कुछ वैक्सीन ऐसी आ जाएंगी कि इस खतरे से भी हम लोग निजात पा लेंगे। तो अब दुगनी हो सकती है। उन्नत शब्द तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अब तो शिक्षा से भी काबिज चल रहा है। कौन सी शिक्षा? गैस पेपर से पढ़ के ग्रेजुएट होने वाले लोग बेरोजगारों की संख्या में केवल वृद्धि कर रहे हैं, उस शिक्षा से काम नहीं। उन्नत किस्म की शिक्षा, यहाँ उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती आपका विभाग है, औषधि खेती, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके पानी बचाना, स्प्रिंकलर इरिगेशन, नैनो यूरिया का प्रयोग, नैनो डीएपी का प्रयोग करके हम अपनी लागत कम कर सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं। और ये मंच और सभागार किसानों की इनकम को दुगनी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बहुत साइंस का स्टूडेंट होने के बाद, बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के बाद आपके ही कॉन्क्लेव में पता चला कि अंडा तो वेजिटेरियन है। अब मैं शुरू तो यूँ नहीं करूँगा कि ज़िंदगी भर रिस्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे, लेकिन अभी भी 90% लोगों को ये पता है जो वेजिटेरियन है कि मुर्गी जब गर्भ धारण करती है मुर्गे के द्वारा, तब जाकर के अंडा पैदा होता है। इसलिए ज़रा ये, तो जब लोग मेरे से कहते थे कि ये तो एकदम प्रोटीन है वेजिटेरियन, तो मैं कहता था, और उसका जवाब नहीं दिया लोगों ने, अरे भाई मैं कैसे मान लूँ, इसमें माइक्रो रूप में पंख है, कहीं हल्की सी माइक्रो रूप में चोंच है, कहीं इसका पंजा है, कहीं हार्ट है, कहीं लिवर है। मैं मछली को वेज मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लंग्स से सांस लेते हैं, वो गिल से सांस लेती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसलिए नहीं, मूवमेंट है, आँख है, वो नहीं है वेज। खाएं या ना खाएं एक अलग बात है, लेकिन ये वाला अंडा जो लेयर से हो रहा है, ये तो 100%, इसमें तो मुर्गी सुनते हैं 28 दिन बैठने पर चूजा पैदा हो जाता है, इसमें तो 28 साल बैठी रहे तो चूजा नहीं पैदा होगा। माने 28 साल बैठ जाए तो चूजा नहीं होगा, है ही नहीं उसमें।
ये इसके प्रचार में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। खाली ये नहीं है कि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, इससे भी काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि भाई ये मुर्गा और मुर्गी संपर्क में ही नहीं आते हैं। वो जो आप एक बच्चा लाते हैं 1-2 दिन वाला, और वो इतने दिन में ये हो जाता है, और इसके बाद वो ये मुर्गियां जो एक एक, तो उस हिसाब से तो 10 मुर्गी पे 1 मुर्गा होना चाहिए, फिर 1 लाख लेयर पे 1 भी मुर्गा नहीं है, तो मुर्गे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोग गांव में देखते हैं जो मुर्गा मुर्गी का, उससे अंदाज लगाते हैं कि सारे अंडे ऐसे ही पैदा होते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि एक विज्ञान के छात्र होने के बावजूद मैं इसको एकदम नॉनवेज क्यों मानता था। दूध को हम नॉनवेज नहीं मान रहे हैं, जबकि दूध तभी होगा जब गर्भ धारण करेगी गाय या भैंस और बच्चा पैदा होगा, उसके बाद दूध लिया जाएगा। लेकिन इसमें मुर्गी को गर्भ धारण करना ही नहीं है। वो एक पर्टिकुलर एज में, आप ज़्यादा इसके एक्सपर्ट हैं, इतने महीने बाद वो प्रतिदिन 1 अंडा देना शुरू कर देगी, और एक एज पर जाके वो बंद भी कर देगी। बंद कर देगी तो स्लॉटरिंग के लिए चली जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा प्रचार प्रसार थोड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम पर और धर्मपाल जी पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। 33 करोड़ कोटि योनियां होती हैं। इसमें सुना था यहाँ ब्रजेश पाठक जी को भी आना था। ब्रजेश पाठक खाली ह्यूमन के मंत्री हैं, और आप 32 करोड़ 99 लाख 9,999 के मंत्री हम दोनों बैठे हैं। हम रेप्टाइल्स के भी मंत्री हैं, पक्षियों के भी मंत्री हैं, मैमल्स के भी मंत्री हैं, और वो खाली ह्यूमन के हैं। इसलिए हमारे कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारे कंधे पर इसलिए भी जिम्मेदारी है कि मुर्गी कह नहीं सकती है कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, ना भैंस कह सकती है, ना गाय कह सकती है। एनिमल्स बोल नहीं सकते। और दूसरी बात है कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कर सकते, वो काले झंडे भी नहीं दिखा सकते, वो इनकलाब जिंदाबाद नहीं कह सकते। आदमी तो अस्पताल खुलवा लेता है स्ट्राइक करके, कोई मशीन को मंगवा लेता है स्ट्राइक करके। तो हम बेजुबानों के मंत्री हैं, इसलिए हमारी जुबान ठीक होनी चाहिए उनके पक्ष में। उनके हक और हकूक़ के लिए हमें बहुत सक्रिय रूप से होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि चिकित्सक होना भाग्य की बात है। नहीं, अगली लाइन पे बजाना। चिकित्सक होना भाग्य की बात है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर होना सौभाग्य की बात है। मंत्री होना सौभाग्य की बात है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री मंत्री होना सौभाग्य की बात है। हम उस सेक्टर के लिए काम कर सकते हैं कि ऊपर जाके भी स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खुला मिलेगा। या आपने बहुत गायों के लिए काम किया है, भैंसों के लिए काम किया है, मुर्गी के लिए काम किया है। और वेज और नॉन वेज का धर्म अधर्म पाप पुण्य से कोई रिश्ता नहीं है। कोई सेंसस हुई नहीं है कि वेजिटेरियन कितने वर्ल्ड में, नॉन वेजिटेरियन कितने, लेकिन मैंने कर ली है। और वो ऐसे कर ली है कि हम इस्लाम लगभग, ऊपर के 3 धर्म हैं, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियनिटी, लगभग इस्लाम मत को मानने वाले सभी नॉन वेजिटेरियन। बौद्ध वाले तो जरा और आगे बढ़ के हैं, कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, रेप्टाइल्स भी खा लेते हैं। बुद्ध दया और करुणा के प्रतीक थे, लेकिन ये दया मुझे नहीं समझ में आई, करुणा। तो बुद्धिस्ट देश जो हम नहीं खाते हैं वो भी खा लेते हैं। क्रिश्चियनिटी का भी यही हाल है कि लगभग नॉन वेजिटेरियन। अब बचा हमारा हिंदू धर्म। हमारे यहाँ कुछ जातियां हैं जो गर्व के साथ कहती हैं कि हम खाते हैं, कुछ चोरी छिपे खाते हैं। ठेकेदार टाइप के लोग लगभग सभी खाते हैं, किसी भी जात के हों। और जो दावत देते हैं और दावत पे जाते हैं, वो दाल खाने नहीं जाते हैं। इसलिए मैं किसी के घर आज तक दावत पे नहीं गया, कहेगा कि इसको खाने का भी शौक नहीं है।
तो जो अक्सर कहा जाता है कि दावत पे आइए, तो वो क्या दाल रोटी के लिए दावत या आलू के लिए होती है? एक और संकट है जो किसी वक्ता ने, फार्मा वालों ने जिक्र किया था। ये धर्मपरायण देश है। 9 दिन की 9 दुर्गाओं में नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाते हैं। महिलाएं ज़्यादा धार्मिक होती हैं तो घर में नहीं आने देंगी, तो ये 18 दिन ये गए। और एक पखवाड़ा पूरा होता है श्राद्धों का, वो 15 दिन गए। तो ऐसे ये कितने हो गए? 33 दिन हो गए। फिर सावन का 1 महीना पूरा 30 दिन। फिर मंगलवार 52 पढ़ते हैं साल में, 51 या 52 पढ़ते होंगे इसमें। हाँ 51। हार्ड कोर भी मंगल को हनुमान जी से डरते हैं। फिर जन्माष्टमी वाले दिन तो कोई नहीं खाएगा, शिवरात्रि दिन वाले भी दिन नहीं, गणेश चतुर्थी वाले दिन भी नहीं। और जितने ये कांवड़ पे निकलते हैं 1 करोड़ के आसपास, जहाँ जहाँ आप डीएम रहे होंगे बड़ी प्रॉब्लम रही होगी कि कांवड़ यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाए। उतने दिन ये नहीं खाते हैं और जिस रूट से गुजरते हैं वहाँ खाने नहीं देते हैं। इस सब के बावजूद भी अंडा उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं, मछली उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं। और एक और उत्पादन है जिसका जिक्र हम लोग नहीं करते हैं, उसमें नंबर 1 पर हैं। और दूध में भी हम नंबर 1 पर हैं। राज्यों का डिसबैलेंस ठीक हो जाए। हमारा दुख यह है कि हम उपभोक्ता ही रहेंगे हमेशा। भाई उत्तर प्रदेश, दिल्ली से जब आता हूँ यहाँ तो मायका समझता हूँ कि मायके में आ गए, रहने वाला भी यहाँ का हूँ। तो अपने राज्य के प्रति तो हमेशा लगाव होता है, अपने गांव के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने राज्य के प्रति। तो उपभोक्ता हम सबसे बड़े हैं लेकिन हम उत्पादक नहीं हैं, बस यही है। हम 8वें नंबर पे हैं, ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। आंध्रा, तेलंगाना अब कल्चर में आ गया है, वहाँ एक आदत में शामिल हो गया है। हरियाणा, पंजाब, अब आप देखिएगा। लेकिन एक उदाहरण देखकर मैं कह सकता हूँ, मुकेश जी फिशरी भी तो देख रहे हैं ना आप, अभी फिशरीज को भी तो आप ही देख रहे हैं। परिवर्तन तो यूपी में आ रहा है। अभी मीन महोत्सव उन्होंने किया, बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। एक जिक्र मैं करता हूँ, एक आदित्य नाम का लड़का है जो हैदराबाद में रेनबो ट्राउट्स पैदा कर रहा है, जबकि ये कोल्ड वाटर मछली है जो हिमालयन रेंज में केवल नैसर्गिक रूप से कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में और नॉर्थ ईस्ट की एकादश टेम्परेचर का पानी साल भर रहता है, उसमें पैदा होती है। वो हैदराबाद जैसे गर्म में कर रहा है और तीसरी चौथी यील्ड ले चुका है। तो हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं मुर्गी पालन में, मछली पालन में हम क्यों नहीं आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आगे आ सकता है। अब आंकड़े एक अलग बात है कि हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आया है जब से ये विभाग अलग हुआ है। कृषि विभाग के बट वृक्ष के नीचे छोटे मोटी घासें नहीं उग पाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब एनिमल हस्बेंड्री पैरेलल इकोनॉमी किसानों की है तो ये अलग से विभाग क्यों नहीं भारत सरकार में था। इतना बड़ा विभाग है और उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी और थी। तो जब बिल्कुल समय फालतू बचता होगा तब जाके मीटिंग होती होगी एनिमल हस्बेंड्री की, और एनिमल हस्बेंड्री में भी फिर पोल्ट्री लास्ट है। एनिमल हस्बेंड्री में भी फिर पोल्ट्री लास्ट में वो सोचते हैं। तो जब से 2019 से अलग विभाग बना है तो आंकड़े भी आने लगे हैं कि हम 149.11 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ, जो देश में, विश्व में दूसरे स्थान पर हम आ गए। प्रति व्यक्ति एक साल में 106 अंडे उसके हिस्से में आ रहे हैं। अब ये आलोचना नहीं है, यूपी 26। अब पहले स्थान पे कौन राज्य मुझे नहीं पता, लेकिन हम 8वें स्थान पर हैं।
और हम बच नहीं सकते, अपने को भी बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। शुरुआत अपने राज्य से होनी चाहिए। मैंने भी 2 साल इस विभाग को देखा है और मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि शायद उतना, क्योंकि एक और बड़ी दिक्कत है, विभाग देखने से ज़्यादा हम ध्यान देते हैं सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत का उद्यापन, सुंदरकांड में जाना एमएलए और मंत्री का ज़्यादा होता है, बशर्ते कि हम थोड़े विभाग के बारे में एक 80% समय हमें विभाग पे देना चाहिए। लेकिन जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जीत उससे होती है। तो थोड़ा कल्चर में भी जनता को भी समझनी चाहिए कि हम मुख्य रूप से किस बात के लिए चुने गए। लेकिन मैंने रोम डू एज रोमन्स डू, उत्तर प्रदेश की जनता तो यही चाहती है। इसीलिए इस फार्मूले पे चलने पे मेरे वोट बढ़े हैं। इस पिछले 24 में जब लगभग सबके कम हुए, केवल मेरे बढ़े, तो अब मुझे समझ में आया कि ये इस फार्मूले पे चलने पर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग इससे प्रभावित होता है। अब 106 अंडे प्रतिवर्ष हो गए हैं। हम 26 से हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। यद्यपि उत्तर प्रदेश में 29% या 30% की वृद्धि हुई है। अब भारत का 84% कॉमर्शियल सेक्टर से आ रहा है और 16% बैकयार्ड। तो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये आपकी एक पैरेलल इकोनॉमी हो सकती है। 16 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है। 1.2 लाख करोड़ का हमारा उद्योग भी बन गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अप्रत्यक्ष रूप से पोषण, रोजगार, गांव का आर्थिक विकास, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, ये विभाग दे रहा है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। मुकेश जी ने जिस प्रोटीन की बात की है और एक रस्साकसी का उदाहरण दिया है, बिल्कुल सच बात है ये। अब एक बार चाहे कॉलेज ना बच्चा जाए, लेकिन जिम जाता है। और जिम में उसको, जिसकी कहीं नौकरी नहीं लगी, जो जिम ट्रेनर है, वो प्रिस्क्राइब करता है वो कुछ डब्बे उसको, टीन वाला। तो मैं भी एक दंगल में गया तो एक बहुत हट्टे कट्टे पहलवान को 1.5 मिनट में चित होते देखा। आप रस्साकसी का बता रहे हैं, हम तो करीब 70-80 दंगलों में साल में जाते हैं। तो एक उस्ताद बैठा था, उसने कहा ये टीन वाला पहलवान है जो चित हो गया। मैं समझा ही नहीं, डब्बे वाला पहलवान है। तो मैं समझा नहीं डब्बे का। बोले साहब ये है दंड बैठक लगाने वाला, बॉडी बनाई है, और वो डब्बे वाला। तो मैंने कहा ये क्या डब्बा होता है? कहा वो साहब जिम वाला देता है, प्रोटीन वोटीन के डब्बे कुछ लिख देता है। जब से 2-3 फिल्म स्टार की जिम में डेथ हुई है, तब से मैंने वो जिम का उद्घाटन करना इसलिए बंद कर दिया है कि वो जो बेपढ़ा लिखा जिम ट्रेनर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, अब ये दिल्ली मुंबई वाले आलोचना ना करें कि जिम ट्रेनर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये हम अपने देहात की बात कर रहे हैं। और वो उसको कमीशन भी मिलता है, जितने डब्बे बिकवा देगा उतना उसको कमीशन भी मिलेगा। और मैंने मौतों को होते देखा है। जब 24, 22, 23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हुआ तो मैं खोद के पूछता था कि क्या हुआ था। तो ये बात निकल कर के आई थी कि वो एक जगह जाता था और वो एक डब्बे वाला कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाता था। अंडे कितने खा लेगा वो? 100 खा लेगा क्या? अंडे से प्रोटीन अगर लेगा तो मुझे लगता है कि उसकी भी एक सीमा है। वो ऐसे नहीं है कि 50 अंडे खाएगा या 40 खाएगा या 20 खाएगा। और ये सबसे सहज सस्ती प्रोटीन है, सबसे सस्ती प्रोटीन है इस बात को। और स्कोप क्या है आपका? मेरी लोकसभा के किसी भी गांव में चले जाओ, मोस्ट रिमोट का गांव होगा, हो सकता है हर प्रकार की सुई ना मिले, लेकिन शाम को एक अंडे वाला ठेला जाता है। वो तो स्वास्थ्य बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं पर पास्ता वाला, पिज़्ज़ा वाला, बर्गर वाला, चाउमीन वाला, मोमोज वाला भी कोई ना कोई
चलता फिरता और पेस्ट्री और पेटीज वाला भी जा रहा है। तो वो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, लेकिन अंडे से स्वास्थ्य खराब नहीं होता है ये बात, बल्कि प्रोटीन ही, ये प्रोटीन शब्द हम लोग वैसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन प्रोटीन का क्या महत्व है वो अब जाके पता चल रहा है कि जब पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और उसमें कमी आती है और अगले दिन से डॉक्टर कहता है जब तक ये विटामिन डी, प्रोटीन, ये दो चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी कमी हो रही है, खासतौर से वेजिटेरियंस में हो रही है। दाल इसका परमानेंट समाधान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश 4.15% अंडा उत्पादन के साथ 8वें स्थान पर है। हम आज चुनौती के रूप में इसको लेंगे और निश्चित तौर से इसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे धर्मपाल जी ने आप सबको आमंत्रित किया है, एक्चुअली हम बाहर से आमंत्रित कर रहे हैं MOU के लिए, लेकिन कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें। और आप लोग जो सक्सेस स्टोरी के लोग हैं, ये कृपया कॉलेजों में जाएं और वैसे ही खड़े हो जाएंगे तो 10-20 लड़के आपको घेर लेंगे और बताइएगा कि भाई इस फील्ड में आए। और इसके सहारनपुर है तो आगरा क्यों नहीं हो सकता है। मैं जब थोड़े दिन देख रहा था सहारनपुर नंबर 1 पर देखता, 1-2 लेयर फॉर्म देखने भी गया, मेरठ में भी देखने गया, शामली में भी देखने गया। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये ICR से जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च या पोल्ट्री रिसर्च जब तक अलग नहीं होगी, तब तक शोध जितने हम चाहते हैं इस क्षेत्र में उतना नहीं हो पाएगा। मैं बोलने की हिम्मत कर लेता हूँ कि अभी भी ICR की, मैं केवल एक बार इसका DG फिशरी का बना है आज तक के इतिहास में, तो परिवर्तन आया था फिशरीज में, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री का तो, वेटनरी का तो आज तक कोई डायरेक्टर जनरल ICR में बने ही नहीं है। ये जब कभी बनेंगे तो हमारा ही कोई सीनियर आदमी बनेगा जो नीचे से आएगा, कनिष्ठ वैज्ञानिक से प्रमोशन होते होते एक दिन वो DG बनेगा, वेटनरी काउंसिल का अथवा पोल्ट्री का अथवा फिशरी का, और चाहो तो तीनों को एक में कर दें। लेकिन एग्रीकल्चर से थोड़ा सा जब विभाग को मुक्ति मिली है तो ICR संस्थाओं का भी थोड़ा सा तो बजट बढ़ेगा, रिसर्च ज़्यादा होगी और हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं दिया हुआ भाषण को पूरा पढूं, लेकिन NLM इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। CPDOs, राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विस, अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाएं। रोग नियंत्रण पर एक और अफवाह बहुत है, अरे पालेगा सब मर जाएंगे। दुनिया में कहीं कुछ होगा सीधे स्वाइन फ्लू यहाँ उसकी रिएक्शन होने लगेगी। यही पिगरी में है। पिगरी में तो अभी शायद अफ्रीकन या अमेरिकन का किसी एक की वैक्सीन नहीं आई है, एक की वैक्सीन है और एक की वैक्सीन नहीं है। लेकिन ये भी एक अफवाह है कि सारी मुर्गी काट दी जाएंगी, स्लॉटरिंग करा दीजिएगी, सरकार बंद करा देगी। और एक बहुत आसपास लोग नहीं खुलने दे रहे हैं, गांव के आसपास भी थोड़ा दिक्कत देते हैं। तो इसके लिए कोई अच्छी एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रक चारे का आ सके, चूजे का आ सके और माल का आ सके और जा सके, तो हम रिमोट इलाके में भी इस काम को कर सकते हैं। तो रोग नियंत्रण पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। फीड जिस पर चर्चा नहीं हुई, जब से मक्का से एथेनॉल की उत्पत्ति हुई है, संकट के बादल हमारे इस विभाग पर मंडरा रहे हैं और सोयाबीन भी बहुत अप डाउन करता है। इसलिए फीड सिक्योरिटी पर सरकार को, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को, पेट्रोलियम मिनिस्टर को एक बार बैठना पड़ेगा आपके साथ और कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोल्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर है तो वो फीड की है। तो इसका कुछ समाधान कि तेरा पर्दा भी रह जाए और हमें दीदार भी हो जाए, हमारा भी मुर्गियों को कम लागत पर उसका फीड मिल जाए, और जो आजकल ज़माना आ गया है एथेनॉल का, सौर ऊर्जा का, वो भी विभाग ठीक से चल पाए। तो मैं
उत्तर प्रदेश के सरकार का, पशुपालन विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा फर्स्ट है, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट ना रहे। हम फिर मिलें, हर साल मिलें। और मैंने खुद को दोषी माना है कि अगर 17 से 19 के बीच में मैंने प्रथम कर दी होती तो ये कम से कम द्वितीय होती। फिर कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई पहली हो चुकी है, दूसरी कब होगी। तो हम जल्दी जल्दी मिलेंगे। और आज आपको भारत सरकार के भी किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए था, जो आपके व्याख्यानों को नोट करता। और एक मैं हमेशा कहता हूँ कि बंद कमरा और खुली बातें होनी चाहिए। बातें प्रेस में नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कमरे में बैठ के जिम्मेदार लोगों को बैठ करके, और जो आप लोग विशेषज्ञ लोग हैं उनके साथ बैठ करके हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और थोड़ा प्रोटोकॉल को गेट के बाहर रख के आना चाहिए, मंत्री को भी और अधिकारियों को भी, और आप लोगों के साथ खुल के चर्चा हो कि क्या दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं, और कैसे हम इस विभाग को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अम्बेडकर जयंती है और आगरा की अम्बेडकर जयंती देश में सबसे बड़ी होती है, तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं पूरे दिन बैठ करके और अपना ज्ञानवर्धन भी करता कि क्या आपकी समस्याएं हैं, कैसे उस पर निजात पाए, राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं। लेकिन हमारा धर्मपाल जी, हम लोग तो दोनों योगी फर्स्ट में कैबिनेट मंत्री रहे, तो मुझे तो इन्होंने ज़बरदस्ती दिल्ली भेज दिया, 2 ही साल यहाँ पर रखा। तो लेकिन अपना राज्य के बारे में पूरी संवेदनशीलता है, और भारत सरकार उत्तर प्रदेश के लिए, इस सेक्टर के लिए क्या कर सकती है। कभी भी आप लोग आएँ, सदन चलते हुए मैं 3 बार मिलता हूँ। 10 बजे मिलता हूँ सदन जाने से पहले, लंच में, लंच 1 घंटे का क्यों रखा गया जब 3.5 मिनट में खाना खाया जाता है, तो मैं लंच में भी आके मिलता हूँ बिना अपॉइंटमेंट के। और जैसे ही सदन ख़त्म होगा मैं सीधे घर पे आके मिलता हूँ, तो कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सदन चलते हुए जो 1-1 महीने कई बार चलता है, उसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति, और गेट पर इंटरकॉम भी नहीं है, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपका अपॉइंटमेंट है या नहीं है। मैं हूँ तो मिलूँगा, नहीं हूँ तब भी ड्राइंग रूम तक हर व्यक्ति अलाउ है। मैंने तो गेट भी खुलवा के रखवा दिया था, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, गेट तो लगवाना ही पड़ेगा। तो गेट खुले से कोई नुकसान नहीं थे, केवल डॉग अंदर आ सकते हैं, और बंदर तो आ ही जाते हैं गेट खुला हो या बंद हो। तो वो भी जो अक्सर कहा जाता है कि अरे मिलती ही नहीं है, गेट वालों ने मना कर दिया। तो मैं, चूँकि हमें अपने सभी स्टेक होल्डर्स को अपना फैमिली मानना चाहिए, इसलिए एक परिवार के नाते कभी भी आप, इतवार आगरा, नो नीड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट। पिछले 28 साल में एक भी संडे ऐसा नहीं है जो मैंने नागा किया हो, मैं जनता से ना मिला हूँ। तो आपके आने से आपके आने तक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक है ये हेजिटेशन रहता है कि कैसे मिलें, कुछ नहीं मिलें, कुछ नहीं। जब इतवार को मैं सुबह 9-10 बजे बैठ जाऊँगा और अंतिम व्यक्ति की बात सुन के 3-4 बजे उठूँगा, और पार्लियामेंट चलते हुए दिल्ली आपको सुविधाजनक हो तो दिल्ली मिलें। आप मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ समस्याएं निश्चित तौर से ज्ञानवर्धन होगा। कम से कम समस्या की जानकारी तो होगी, समाधान एक बार सब चीज़ों का नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम विभाग के मंत्री को अपने विभाग की ए से लेके जेड तक ज्ञान होना चाहिए। और आप इस प्लेयर हैं, इस विभाग के आप बड़े ज्ञानी लोग हैं। हमें कल दूसरा विभाग मिल जाएगा तो हम कोई उसके ज्ञानी थोड़े हो जाते हैं, फिर तीसरा मिल जाता है तो उसके थोड़े हो जाते हैं। मैं लॉ मिनिस्टर था तो कोई थोड़ा था कि लॉ का बहुत, या हेल्थ में था तो बहुत हेल्थ को बहुत अच्छा जानता था, लेकिन आप अपने विषय को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने वर्षों इस सेक्टर को दिया है, इसलिए आपके अनुभव का लाभ भारत सरकार जरूर उठाना चाहेगी। एक बार पुनः पोल्ट्री इंडिया को और उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह जी को, उनके सेक्रेटरी साहब को, उनके विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और शायद अभी हम 22-22 को शायद फिर 22 को शायद फिर मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।